फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक। और आज हमारे शो पे स्पेशल गेस्ट हैं सुविज्ञा एस चंद्रा, जिन्होंने यूपीएससी 2021 के रिजल्ट में 394 रैंक सिक्योर किया है। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने जीरो से स्टार्ट करके इतनी बिग सक्सेस को अचीव किया है। सुविज्ञा, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम Thank and you. a lot of congratulations for your huge success. Thank you so much. Okay. सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपने शुरू किया, मेरा नाम सुविज्ञा चंद्रा है। मैंने इस साल 394 रैंक हासिल करी है CSE 2021 यूपीएससी एग्ज़ाम में, और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था और मेरा तीसरा इंटरव्यू था। मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल से एग्ज़ाम दिया है और मैं अमरोहा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में आता है। इतनी बड़ी सक्सेस और आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं, आपको कैसा फील हो रहा है एंड फैमिली मेंबर्स कितना खुश हैं आपकी इस सक्सेस पे? सिलेक्शन के बाद मुझे एक रिलीफ सा महसूस हुआ, एक सुकून मिला कि हाँ, अब ये प्रोसेस का कहीं जहाँ पे अंत नहीं समझ में आ रहा था, वो अंत हुआ। जाहिर सी बात है, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हैं, तो उनकी खुशी देखकर मुझे अपने आप ही खुशी हो जाती है। आपने जैसा बताया कि ये आपका 4th अटेम्प्ट था। हाँ। एंड इंटरव्यू आपने 3 बार दिया, जिसमें 2 बार इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ और इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करते हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं होता या मेंस नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन आपका 2 बार इंटरव्यू में नहीं होने के बावजूद भी आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा और आगे की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू किया? इस चीज़ में मैं अपने माँ बाप को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि 2019 के एग्ज़ाम में मैं लिस्ट से 6 मार्क्स से रह गया था और 2020 के एग्ज़ाम में मैं 5 मार्क्स से रह गया था। तो मुझे ये लगा कि 2019 से 2020 का सफ़र ऐसा था कि मैंने कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, वैकेंसीज़ काफ़ी कम होती जा रही थी हर साल, लेकिन एक परफॉर्मेंस में मेरे को बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि अगले साल भी अगर मैं 4 मार्क्स से अगर रह गया या 3 मार्क्स से रह गया, तो मैं फिर आगे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखूँगा। उस केस में मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे परफॉर्मेंस पे भरोसा रखा और ये कहा कि मेरे लिए तो तुम IAS ऑफिसर बन चुके हो, बस तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये आपका मोटिवेशनल पॉइंट था। हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब तो आपने पहले ही दे दिया, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा और डिटेल में बताएं अपनी फैमिली बैकग्राउंड एंड अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरे पापा ONGC में काम करते हैं, वो अमरोहा ज़िले से ही हैं। मेरी मदर होम मेकर है और वो बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और मेरी एक छोटी बहन भी है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस समय। और मैं अपने अगर एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने स्कूलिंग लास्ट केंद्रीय विद्यालय से की है। केंद्रीय विद्यालय? हाँ, दिल्ली से। मैंने अहमदाबाद से करी है। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से 2012 से 2016, और उसके बाद मैंने करीब 1 साल से ज़्यादा मैंने सैमसंग में नौकरी करी है। बिल्कुल, इसी सैमसंग से ही सवाल है कि आपने IIT बॉम्बे से बीटेक किया और आपको 1 लाख पर मंथ सैलरी भी मिल रही थी, जो हमारे कंट्री में बहुत अच्छी सैलरी, ठीक ठाक सैलरी मानी जाती है, 1 लाख रुपए। लेकिन अचानक से आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, सैलरी भी मिल रही थी, और सडनली आप डिसाइड करते हैं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है? तो इसका रीजन क्या था? बहुत खुशी की बात थी जब मेरी नौकरी लगी थी सैमसंग में, और एक बहुत अच्छा पैकेज होने के साथ साथ एक एक्सपोजर मेरे को मिला था, जो कि एक बड़ी कंपनी में किसी को भी मिलता है कॉर्पोरेट लाइफ में। मगर मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। मुझे ज़मीन पे काम करना था, मुझे सबसे पिछड़े तबके के लोगों के लिए काम करना था। तो वो जो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलना था, वो सिर्फ मुझे IAS PCS या फिर IPS में ही मिलता। तो उसके लिए मुझे एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेना था, जिसको मेरे को लेने में ही क्या कहते हैं करीब 6 महीने लग गए कि मुझे IAS के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और जब मैंने एक बार ठान ली कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, फिर उसके बाद वो दिन था 2017 में जब मैंने नौकरी के लिए अपना रेजिग्नेशन दिया, और आज का दिन है
जब मैंने क्या कहते हैं सिलेक्शन पा करके एक मुकाम तक मैं पहुंच पाया। तो जिस वक्त आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये जॉब छोड़नी है एंड सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, तो घर के लोगों ने मना नहीं किया कि बेटा इतनी अच्छी खासी सैलरी पा रहे हो और यूपीएससी में तो कुछ फिक्स नहीं होता, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या कंडीशन थी आपकी फैमिली में? पेरेंट्स ने हमेशा से सपोर्ट किया है, क्योंकि हम मेरे घर में मुझे कभी भी ये नहीं बताया गया कि पैसा सब कुछ होता है। काम मैटर करता है, हमारा दिल कहाँ लगता है वो ज़्यादा मैटर करता है, और एक सोसाइटी में एक रिकग्निशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप क्या काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं और क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कितना आप सोसाइटी को वापस दे सके। मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म दे सकता है, और ये विचारधारा जो है वो मेरे माँ बाप भी शेयर करते थे, इसलिए मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था मेरे इस डिसीजन में। स्विग्या, आपके इसी जवाब में एक पॉइंट था कि आपने कहा कि मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जो हाशिए पे हैं। तो ठीक है, आपके पापा अमरोहा से हैं, आपकी फैमिली वहीं से है, बट रहते दिल्ली में थे आप, आपकी एजुकेशन सिटीज में हुई, तो फिर आपने कैसे ये फील किया, ये कहाँ देखा कि नहीं ये लोग डेवलप नहीं हैं, इन लोगों के लिए मुझे काम करना है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? शहरों में मैं रहा तो हूँ, लेकिन शहरों में भी बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि स्लम्स में, जैसे मुंबई में मेरी क्या कहते हैं कॉलेज की पढ़ाई हुई है, उसमें हम लोग ने एनएसएस में क्या कहते हैं भाग लिया था, और उसमें हम लोग को जाके स्लम्स में जाके हमको पढ़ाना पड़ता था। तो वहाँ पे जो कंडीशंस थी, एक दीवार के एक तरफ कॉलेज इतना बड़ा, वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, और उसके दूसरी तरफ ऐसे जगहों पे, ऐसे छोटी जगहों पे, और ऐसे जिसमें सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब की इतनी ज़्यादा कमी थी, वहाँ पे लोग रह रहे थे। तो ये डिफरेंस मुझे देखने पे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लोग देखकर भी अनदेखा कर दे रहे हैं। तो वहाँ मोटिवेशन मेरा एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ। तो ये तो था मुंबई में एक छोटी सी जगह पे स्लम्स की प्रॉब्लम, लेकिन पूरे इंडिया में अगर गाँवों में भी जाके देखें तो मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों बताते हैं कि गाँव में कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और वो जैसे तैसे अपना दिन गुजारते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि ये शहरों से दूर भी जा करके गाँव में ग्राउंड में काम करने के लिए आईएएस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मुझे अप्स एंड डाउन्स में आगे रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में आइडियल किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? मैं जब प्रिपरेशन शुरू कर रहा था तो उससे जस्ट पहले मैं अपने मामा जी से मिला था। अब उनका देहांत हो चुका है, मगर वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और उनके साथ एक बार एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो थे औरैया में, वहाँ पे मैंने उनके साथ एक दिन बिताया था, और वो दिन मेरे को आज भी याद है। उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली, जो उनके आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति काम करने का, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, और मुझे भी ये लगा कि हाँ, अगर मैं 30-40 साल किसी जगह पे काम करके अपनी लाइफ को पीछे देखूं तो मैं अपने आप पे गर्व महसूस करूं कि हाँ, मैंने समाज के लिए कुछ किया है। आपकी प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह आपने पढ़ाई करी थी, एंड आपने कौन कौन से कंटेंट यूज किए थे पढ़ने के लिए? प्रीलिम्स के लिए हमारे पास एक बुक लिस्ट है जो कि बहुत स्टैंडर्ड है। उन बुक्स के अलावा करंट अफेयर्स पे ट्रैक रखने के लिए न्यूज़पेपर और मंथली कंपाइलेशन कोचिंग क्लासेस की बहुत ज़रूरी है। ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स में ऑप्शन एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी। वो इतनी काम की होती है कि आपको अगर कोई सवाल नहीं आता है तो भी आप उसको एक लॉजिकल बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और प्रीलिम्स का गेम ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, कम से कम सवाल करके हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो वो 50% मार्क्स से भी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लें और कोई गलती ना करें तो प्रीलिम्स निकालना पॉसिबल है। मेंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में गाइडेंस लिया। जब मेरा 2 बार में नहीं हुआ है तो दो बार जब मैं इंटरव्यू में गया था तो तीसरी बार में मुझे कुछ
मुझे अपने आप को सुधार करने के लिए मुझे कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत थी, और उस केस में नाज़िर जी हैं, इन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ताकि मेरा एक्चुअली इस अटेम्प्ट में मेरा मेंस में ही क्या कहते हैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, और इंडिया में जो गुड गवर्नेंस की बात की जाती है वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, और क्या इसमें अभी और काम करने की जरूरत है गुड गवर्नेंस पे? गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि प्रशासन जो है वो अपने सोच में ही ना काम करे, वो अपना सोच का दायरा बढ़ाए और लोगों को एकजुट कर करके काम करे, लोगों से सजेशन ले, कोई काम कर रहा हो तो लोगों की सहायता ले, ताकि लोग वो प्रशासनिक कामों को अपना समझे। जो चीज़ें जो ज़मीनी तौर पे लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए बाकी लोगों को भी एहसास दिलाएं और लोगों का कंट्रीब्यूशन लें। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो सॉल्यूशंस हम दें, जो गवर्नेंस एक सॉल्यूशन देता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और यही किसी भी ऑफिसर का यही एम रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे और लोगों से सुझाव ले लेके अच्छे से और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। ठीक है। एंड नेक्स्ट ये है कि जो नेशनलिज्म की बात होती है, राष्ट्रवाद की, तो नेशनलिज्म क्या है और डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म एक्सट्रीम नेशनलिज्म से कैसे बेहतर है, यानी लोकतांत्रिक नेशनलिज्म अतिवादी नेशनलिज्म से कैसे बेहतर है? जी, नेशनलिज्म मेरे हिसाब से ये है कि हम अपने देश के प्रति प्यार और एक रिस्पेक्ट रखें, और डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म ऐसा है कि हर कोई इंसान जो भी इस देश में रह रहा है उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है। कोई भी जगह पे कैसे भी कोई भी नौकरी वो कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं देश के प्रति कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसे वहाँ अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली देश आगे बढ़े। यही इसलिए ये बेहतर है। डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, एंड आज के दौर के जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है? ऑफिसर्स का काम लोगों से क्या कहते हैं इंटरेक्ट करना, और अपने सबॉर्डिनेट से क्या कहते हैं एक टीम की तरह कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है। इस चीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इमोशनली लोगों को समझने में मदद करता है, ताकि हम लोगों से काम भी क्या कहते हैं करा सकें, और हम लोगों की परेशानियों को भी समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशली हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। हम लोग क्या कहते हैं एक टीम की तरह काम करें, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारा सबॉर्डिनेट या फिर कोई टीम मेंबर तकलीफ में है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि हम लोग उसकी परेशानी को सॉल्व कर सके, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अपना और अच्छे से प्रशासन को दे सके अपना कंट्रीब्यूशन, और अल्टीमेटली देश का ही फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया को एक डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट, यानी एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के लिए वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स जो होने चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे जोर देना चाहिए। इसके साथ साथ इसी में ही हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वातावरण, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ों को हम लोग अगर ख़राब करेंगे तो आगे जाके हमें तकलीफ हो सकती है। तो हमें ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। जो भी नई चीज़ें हैं हमारे, जो लोगों को क्या कहते हैं सीखनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको समझने के लिए हमें क्षमता लोगों को बढ़ानी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि रिसर्च, जो कि मैं खुद IIT बॉम्बे से हूँ, तो मुझे लगता है कि रिसर्च जो हमारा कॉलेज करता है, अगर वो हर बड़ा कॉलेज करने लग जाए पूरे देश में, तो देश बहुत आगे निकल सकता है। अमेरिका, चाइना, इन सब देशों से भी काफ़ी आगे निकल सकता है। चौथी चीज़ मेरे हिसाब से लगता है वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन का कंट्रीब्यूशन इस समय काफ़ी कम है मेन के कंपैरिजन में। तो अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो आत्मनिर्भरता अपने आप ही क्या कहते हैं धीरे धीरे हर
कोने में देश में पहुंचेगी। और पांचवी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइसेस ले सके, एक एजुकेटेड गेस या फिर एजुकेटेड डिसीजन ले सके। और उसके साथ साथ अगर वो बीमार पड़े या उसको क्या कहते हैं शारीरिक तौर पे कोई तकलीफ हो या फिर मानसिक तौर पे भी तकलीफ हो, तो उसको क्या कहते हैं दूर दूर भटकना ना पड़े, उसके नेक्स्ट डोर में उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जो कि उसका ध्यान रख सके और उसको आगे बढ़ने में मदद कर सके। बिल्कुल, तो ये सारे पॉइंट्स आपका मानना है इंडिया को डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं अभी करंट में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपका सपना आपके बाकी सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटी चीज़ें होती हैं कभी कभी जो हमको पीछे खींचती हैं, और बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम लोग कभी डिप्रेस हो जाते हैं और हम लोग कभी लो फील करते हैं। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारा सपना सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरे केस में मेरा सपना और मेरे माँ बाप का सपोर्ट सबसे ज़्यादा बड़ा रहा है। आपको भी अपना एक ऐसी ज्वाला अपने अंदर जला के रखनी चाहिए ताकि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी उसका सामना कर सके। और मैं आपको बताऊं, आखिर का जो गोल है वो बहुत ही सुनहरा है और उसको पाने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी चाहिए, और साथ साथ आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेहत का ध्यान, क्योंकि जब हम कोई एम हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, खासतौर पे सिविल सर्विसेज में, तो बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे सेहत को अवॉइड करते हैं कि नहीं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। बट जब तक आप सेहत आपकी नहीं सही रहेगी तो इतना इजी नहीं होगा आपको एक सस्टेन वे में पढ़ने के लिए। सो विज्ञा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना बेशकीमती टाइम दिया हमारे लिए। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और भविष्य में आप और भी बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और बल्कि थैंक यू मुझे आपको बोलना चाहिए। तो सुविज्ञा जी, आपके प्रिपरेशन में नासिर सर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? नासिर सर का कंट्रीब्यूशन मेरा मेंस और इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा रहा, क्योंकि मेंस में इस बार मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो उछाल पाया है वो इसी बार पाया है। और नासिर सर ऐसे हैं जिनके कांटेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, और जब भी मुझे कोई चीज़ की मदद चाहिए थी, कोई गाइडेंस चाहिए था, तो नासिर सर हमेशा मेरे लिए क्या कहते हैं तैयार थे। उन्होंने मेंस में जीएस में स्पेशली मेरे को बहुत हेल्प करी है कि कैसे आंसर्स को समझना होता है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना होता है, कैसे दो तीन बार सवाल को पढ़ के उसको टैकल करना चाहिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि खुद पे भरोसा रखना कैसे करना चाहिए। वो नासिर सर ने हमेशा क्या कहते हैं मुझ पे भरोसा दिखाया भी, और कहा कि मुझे खुद को भी अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। एक कॉन्फिडेंट और काम पर्सनालिटी दिखाने के लिए कैसे मुझे अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए, वो नासिर सर ने मुझे हमेशा क्या कहते हैं सिखाने की कोशिश करी है। और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता।